हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के अंतर्गत जो 90s डे प्लानर चलाया जा रहा है उसके करंट अफेयर्स के डे 2 के डाटा को कवर करेंगे। इससे पहले डे 1 का वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल के वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। आप अपने फ्रेंड एंड स्टडी ग्रुप में भी हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखें और लाइक करे बिना ना जाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको जो है दिसंबर करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। मंथ वाइज बटे हुए हैं, इससे पहले 3 मंथ का हुआ है। तो ये रहा सबसे पहला प्रश्न। चर्चा में रहा कृषि उड़ान योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा 27 अक्टूबर 2021 को हो गई थी। यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन पर केंद्रित थी। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इस योजना में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले 25 हवाई अड्डों के अलावा अन्य क्षेत्रों या क्षेत्रों के 33 हवाई अड्डों को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एनटीपीसी कांटी को फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से एनटीपीसी कांटी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर। एनटीपीसी कांटी के बारे में, एनटीपीसी कांटी को जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। यह कांटी मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। यह एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका अर्थ है कि निगम के पास एनटीपीसी में 100% हिस्सेदारी। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक भारत आधारित गैर सरकारी व्यापार संघ और अभियान समूह है। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला थे। स्थापना 1927 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 लॉन्च करने की तैयारी में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एफआईआर पंजीकरण के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज जांचकर्ताओं के लिए एफआईआर पंजीकरण के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना अनिवार्य बनाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इनमें से किस राज्य में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत। तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएस को हराया, जबकि मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट की जीत हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की। सत्तारूढ़ कांग्रेस को 35 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 163 सीटें जीतकर राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल की। कांग्रेस ने 66 सीटों पर जीत हासिल की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल की। कुल 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें, कांग्रेस 69 सीटें और अन्य 15 सीटें जीते। तेलंगाना में कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की। जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रही सत्तारूढ़ बीआरएस को 39 सीटें मिली। भाजपा 8 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में कुल 40 सीटों में से 27 सीटों पर जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने जीत दर्ज की। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशील तमिल संगम 2.0 की उद्घाटन किस शहर में की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तिरुकुरल, मणिमेकलई और अन्य क्लासिकल तमिल साहित्य के बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद लॉन्च किए। कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह काशी तमिल संगमम के एक भारत
श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाता है। काशी तमिल संगमम का पहला संस्करण 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए आयोजित किया गया था। पहले संस्करण के अनुभव का लाभ उठाते हुए IIT मद्रास, तमिलनाडु और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में आसियान भारत बाजरा उत्सव 2023 का आयोजन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। यह एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य बाजरा के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार व्यवस्थित करना था। यह त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप में है, भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। महोत्सव का उद्देश्य प्रतिभागियों को भौगोलिक सीमाओं के पार तालमेल और वाणिज्यिक अवसरों की खोज में सुविधा प्रदान करना है, जो कई स्टार्टअप और किसान नेतृत्व वाले संगठनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के किस देश में नवंबर 2023 में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जाम्बिया। यह इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डालता है। अफ्रीका एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है। इस महाद्वीप में हर साल संक्रामक रोगों के 100 से अधिक प्रकोप होते हैं। अफ्रीका में दर्ज किए गए लगभग 75% प्रकोप जूनोटिक मूल के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तालिबान अधिकारी बिलाल करीमी को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चीन। बीजिंग चीन में अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में तालिबान द्वारा नामित अधिकारी बिलाल करीमी को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है। इस तरह इसने काबुल में तालिबान द्वारा संचालित सरकार की वैधता को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी। युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने पाकिस्तान और रूस के साथ काबुल में अपना दूतावास बनाए रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी देश सेशल्स में विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से यह देश किस महासागर में पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर। सेशल्स हिंद महासागर में पड़ता है। आइए इसके और पॉइंट्स को देख लेते हैं। विस्फोट ने पूरे तरह से क्षेत्र को तहस नहस कर दिया, वाणिज्यिक इमारतों को और आसपास के आवासों को नुकसान पहुंचाया। सेशल्स के राष्ट्रपति राम कलावन ने आवश्यक श्रमिकों को छोड़कर सभी को घर पर रहने का आदेश दिया। हिंद महासागर में 115 द्वीपों वाले द्वीप समूह पर विस्तृत है सेशल्स अफ्रीका में सबसे कम आबादी और सबसे छोटा देश है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में बिहार में डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। यह फिल्म निम्नलिखित में से किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बुनकरों के जीवन पर। यह फिल्म बुनकरों के जीवन पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सिंजन चटर्जी ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया गया पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर। प्रतियोगिता संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और कॉमनवेल्थ मीडिया सेंटर फॉर एशिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट मरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जो किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी BNPB के अनुसार ज्वालामुखी की ऊंचाई 2891 मीटर थी। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इंडोनेशिया लगभग 17,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इसके संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। साइबर अपराध की रिपोर्टिंग 2021 की तुलना में 24% अंक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 24.4% अंक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि हुई। 2021 की तुलना में 2022 के दौरान रिपोर्ट की गई आत्महत्याओं में 4.2% की वृद्धि देखी गई।
साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में 2021 की तुलना में 24.4% अंक का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अपराध दर या प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध 2021 में 4,459 से घटकर 2022 में 4,222 हो गए हैं। दूसरे महामारी वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में मामलों के पंजीकरण में 4.5% की गिरावट आई। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा समर वायु रक्षा प्रणाली के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल एक। हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। वायु रक्षा प्रणाली समर सुनिश्चित प्रतिरोध के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को IAF के रखरखाव कमान के तहत एक इकाई द्वारा विकसित किया गया। सुनिश्चित प्रतिरोध के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल में एक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली से अधिकतम 10 से 12 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य भेदा जा सकता है और इसका उपयोग कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। यह 2 से 2.5 मैक की गति सीमा पर चलने वाली मिसाइलों के साथ हवाई खतरों का मुकाबला कर सकता है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सुरक्षा बल को सौंपने का फैसला किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी CISF। पहले संसद परिसर में आने वालों की तलाशी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी। CISF के बारे में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक केंद्रीय सशस्त्र बल है। इसका गठन 1968 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के तहत किया गया था। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई। इसकी स्थापना जस्टिस मुखर्जी आयोग की सिफारिश के बाद की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पटना। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। केंद्र सरकार के निर्देश में पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह 5वीं बैठक थी। इससे पहले बैठकें 1958, 1963, 1985 और 2015 में हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में भाग लिया और मेजबानी की। बैठक में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग कर जाति आधारित जनगणना कराई है और इसके आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,000। यहाँ पे उनको लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, डेटा को आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बासुकीनाथ झा। बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैथिली भाषा के लिए प्रोफेसर डॉक्टर बासुकीनाथ झा को उनके निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी केरल। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 1 से 5 दिसंबर तक केरल राज्य की राजधानी में आयोजित किया गया। थीम हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। एक्सपो ने देश के सभी प्रमुख आयुष संस्थानों में अपने स्टॉल लगाए और 20 आयुर्वेद कॉलेजों के मंडप शामिल थे। GAF 2023 में आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन पर भारत की पहली समर्पित बिजनेस टू बिजनेस बैठक भी हुई। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य खोए हुए बच्चे को उनके परिवार से मिलाना था। इसे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया। इस अभियान के तहत भारतीय रेलवे के संपर्क में आने वाले देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाया गया और बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया। RPF के बारे में, इसे 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया। बाद में 1985 में इसे भारत संघ का एक सशस्त्र बल घोषित किया गया। यह भारत के प्रमुख सुरक्षा बलों में से एक है जिसका काम भारतीय रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करना है। हाल ही में PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सूरत।
सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग 67 लाख फुट से अधिक फर्श वाला क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर सूरत शहर के पास खजोद गांव में स्थित है। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को भारत का प्रतीक और उसकी ताकत बताया। यह कॉम्प्लेक्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। एचडीबी सूरत डायमंड फोर्स एचडीबी डायमंड बोर्स द्वारा प्रवर्तित एक गैर लाभकारी संगठन है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा माउंट उलावुन ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पापुआ न्यू गिनी। दक्षिण प्रशांत देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी उलावुन में विस्फोट से हवा में 15 किलोमीटर तक धुआं दिखाई दिया। देश के जियो हाजार्ड्स मैनेजमेंट डिवीजन ने कहा यह कई वर्षों के बाद पहला महत्वपूर्ण विस्फोट था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त अरब अमीरात। COP28 के बीच दुबई ने दुनिया के सबसे बड़े केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। AED 15.78 बिलियन के निवेश पर निर्मित 950 मेगावाट का चरण 3 हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। एक परवलयिक बेसिन कॉम्प्लेक्स से 600 मेगावाट और एक CSP टावर से 100 मेगावाट और फोटोवोल्टिक सौर पैनलों से 250 मेगावाट। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इस परियोजना में दुनिया का सबसे ऊंचा 263.126 मीटर का सौर टावर और 5,907 मेगावाट घंटे की क्षमता वाली सबसे बड़ी थर्मल ऊर्जा भंडारण क्षमता शामिल है। यह परियोजना 44 वर्ग किलोमीटर को कवर करती है और इसमें सूर्य की गति पर नज़र रखने वाले 70,000 हेलियोस्टेट शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तेल उत्पादक देश ने ओपेक से हटने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंगोला। अंगोला 2007 में ओपेक में शामिल हुआ था लेकिन अपने उत्पादन को कम करने के प्रयासों को लेकर हाल ही में बैठकों में सऊदी अरब के साथ उसका टकराव हुआ। पेट्रोलियम निर्यातक संगठनों का ओपेक एक अस्थायी अंतरसरकारी संगठन है। इसे सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत द्वारा बनाया गया। अब ओपेक में 12 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का लक्ष्य विश्व बाजार में तेल की कीमत को स्थापित करने के लिए तेल की आपूर्ति को सुचारू बनाना, जिससे उतार चढ़ाव से बचा जा सके, जो क्रय और उत्पादक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नई दिल्ली। जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, जनता के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करना और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान के सफल समापन का प्रतीक है। चर्चा में रहा चक्रवात माइचोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात माइचोंग एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। माइचोंग का नाम म्यांमार द्वारा दिया गया। इसका मतलब है ताकत और लचीलापन। भारत मौसम विभाग ने तूफान के वर्तमान स्थान और अनुमानित पथ की सूचना दी, जो तटीय आंध्र प्रदेश पर संभावित भूस्खलन का संकेत देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चर्चा में रहा काजू वैली वेटलैंड किस राज्य में है जिसे उस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। यहाँ प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियाँ यूरेशियन क्लेव, कैस्पियन टर्न, लिटिल रिंग्ड फ्लोवर और यूरेशियन स्यूनविला, साइबेरिया, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और हिमालय की तलहटी से आने लगती हैं। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु राज्य में ईस्ट कोस्ट रोड पर मराक्कनम के करीब स्थित है। यह 670 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पुलिकट झील के बाद कोरोमंडल तट पर प्रमुख वेटलैंड्स में से एक है। झील उप्पुकल्ली क्रीक और येदायनथीऊ मुहाना द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। मध्य एशिया फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षी घोंसले के लिए आते हैं। आर्द्रभूमि का दक्षिणी भाग 2001 से आरक्षित भूमि है। पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित है। मुख्यतः आंध्र प्रदेश में है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
लंबी और संकीर्ण श्रीहरिकोटा द्वीप जो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। मैथिली भाषा के लिए यह पुरस्कार संस्कृति मिश्रा को उनके कविता संग्रह गृहबाक आछी हमरा के लिए दिया गया है। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार में एक तांबे की पट्टिका और 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एआई शहर बनाने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला एआई शहर बनाने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश एआई पारिस्थितिक तंत्र को स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर बनाने की योजना के साथ एक कदम आगे बढ़ गया। सरकार परियोजना के लिए नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। अब्देल फतह अल सीसी का संबंध किस देश से है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मिस्र। अल सीसी को पहली बार 2014 के मध्य में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, दूसरी बार 2018 में। मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी काहिरा। स्वतंत्रता आधुनिक मिस्र 1922 में। मिस्र की सीमा उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में स्वेज की खाड़ी और लाल सागर से लगती है। इसकी सीमा पश्चिम में लीबिया, उत्तर पूर्व में फिलिस्तीन क्षेत्र, गाजा पट्टी और इजराइल और दक्षिण में सूडान से लगती है। खबरों में रहा गंगा जल आपूर्ति योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवादा जिले के कादिरगंज के पौड़ा गांव में इस योजना का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना गया, बोधगया, राजगीर के बाद नवादा शहर तक पहुंच गई है। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। सीएम नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये नवादा जिले के कादिरगंज के पौड़ा गांव में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत इस योजना की आरंभ की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 36 मिलियन लीटर स्वच्छ जल पंप हाउस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना गया, बोधगया, राजगीर के बाद अब नवादा शहर तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेशमा प्रसाद। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। रेशमा प्रसाद पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें देश के किसी विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया गया है। वह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए राष्ट्रीय परिषद की सदस्य और अन्य ट्रांसजेंडरों के लिए रोल मॉडल भी हैं। ये अपनी संस्था दोस्ताना सफ़र के माध्यम से ट्रांसजेंडरों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में नीति आयोग का एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें बिहार के किस जिले का अंदर ब्लॉक पूर्वी क्षेत्र जोन 6 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सिवान। बिहार के सिवान जिले का अंदर ब्लॉक पूर्वी क्षेत्र जोन 6 में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि जमुई आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश का दूसरा सबसे अच्छा जिला बन गया है। बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ एबीपी में शामिल 61 ब्लॉकों और 13 जिलों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। प्रतिस्पर्धी रैंकिंग 500 ब्लॉक को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करती है और प्रत्येक क्षेत्र में 2 ब्लॉकों को शीर्ष स्थान प्रदान करती है। ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में विभाजित किया गया और प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों की रैंकिंग दी गई। पूर्वी क्षेत्र में सिवान के अंदर और झारखंड के दुमका के रामगढ़ ने अच्छी रैंकिंग हासिल की। एबीपी शासन में सुधार को बढ़ावा देते हुए सबसे चुनौतीपूर्ण ब्लॉकों में उत्थान पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। शीर्ष रैंकिंग वाले ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा, जबकि दूसरे रैंकिंग वाले ब्लॉक को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अमृत धरोहर पहल 2023-24 बजट घोषणा के तहत जून 2023 के दौरान MOEFCC द्वारा शुरू की गई थी। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के इंदौर में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चर्चा में रहा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ये जम्मू कश्मीर का दूसरा संशोधन विधेयक है। इस विधेयक में महिलाओं के लिए जम्मू और कश्मीर में विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इमैनुअल मैक्रोन। इस वर्ष दोनों देश भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। विशेष रूप से यह छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न है, कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक स्थान और रचनात्मक व्यवसायों को सशक्त बनाना और वैश्विक सांस्कृतिक कूटनीति और कनेक्ट के लिए कला का लाभ उठाना है। 28 दिसंबर 2023 को लाल किला दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ, जो 9 से 15 दिसंबर तक चला। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने GISM ग्राम मंच लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज मंत्रालय। ग्राम पंचायत पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मंच लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करता है और उनका समर्थन करता है। मंत्रालय ने जियो टैग के साथ तस्वीरें खींचने में मदद के लिए एक मोबाइल आधारित समाधान एक्शन सॉफ्ट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मिलकर वाटसन एक्स AI नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण विकसित किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नासा और IBM। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले वाटसन एक्स AI के बारे में कुछ जानकारी। यह नासा और IBM द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है। यह उपयोगकर्ताओं को अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने, पहले से हो चुके पर्यावरणीय परिवर्तनों को मापने के साथ साथ भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन DC। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, स्थापना 16 जून 1911, मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पैट मित्रो ऐप लॉन्च किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कपड़ा मंत्रालय। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चीन। चीन ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जिससे 3 उपग्रह नियोजित कक्षा में भेजे गए। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के जांगजियांग के तट के पानी से रॉकेट लॉन्च किया। उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगों के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 66। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे हवाई अड्डों ने स्तर 4 और उच्चतर हवाई अड्डों ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद मान्यता प्राप्त कर लिए है और कार्बन तटस्थ बन गए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कार्बन लेखांकन और रिपोर्टिंग ढांचे को मानकीकरण के आधार पर कार्बन तटस्थता की दिशा में कम करने और देश में हवाई अड्डों पर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए पहल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलियट बीच पर ब्लू ड्रैगन्स देखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में यह बीच स्थित है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। ब्लू ड्रैगन ग्लोकस एंटार्क्टिक्स एक प्रकार का मोलस्क है जिसे न्यूट्री ब्रांच के रूप में जाना जाता है। इन्हें नीले समुद्री स्लग, नीले देवदूत और समुद्री निगल के रूप में भी जाना जाता है। यह शायद ही कभी 3 सेंटीमीटर से अधिक लंबा होगा। वे उभयलिंगी होते हैं, जिसका अर्थ है उसके पास नर और मादा दोनों प्रजनन अंग हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव किस देश में संपन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मॉरिशस। कॉन्क्लेव भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल थे। उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करना, तस्करी और साइबर सुरक्षा से मुकाबला और मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर काम करना है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा अग्नि 1 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसे 7 दिसंबर 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का प्रक्षेपण 7 दिसंबर 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से हुआ। अग्नि 1 एक सिद्ध उच्च परिशुद्धता मिसाइल प्रणाली है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में आईएनएस तरमुगली को भारतीय नौसेना के किस कमान में शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी कमान। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की। नीलम शरण गौर को उनके अंग्रेजी उपन्यास रिक्विम इन राग जानकी के लिए यह पुरस्कार मिला है। 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 लघु कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन ने इस वर्ष साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता। नीलम शरण गौर को उनके अंग्रेजी उपन्यास रिक्विम इन राग जानकी के लिए पुरस्कार मिलेगा। संजीव को उनके हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। प्रोफेसर डॉक्टर बासुकीनाथ झा को उनके निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा, जबकि सादिका नवाब साहेर को उनके उपन्यास राज्यदेव की अमराई के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 3 दिसंबर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार हासिल किया? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स डे 2 दिसंबर का करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स को डे 3 वाले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, हमारा एक टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो जल्दी आप तक पहुँचा पाएँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, इतना हमारे लिए आप कर सकते हैं, हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लॉकरी फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगले बार एक नए बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक के साथ।